नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ क्यों जरूरत पड़ गई। ये जितने भी अनुसूचियाँ हैं कहीं न कहीं किसी न किसी आर्टिकल से ही लिए गए हैं, उन्हीं के भाग हैं। शेड्यूल में अनुसूचियों में उनको विशेष रूप से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन स्रोत उनका आर्टिकल है। अनुच्छेद के द्वारा वो शक्ति प्राप्त करते हैं। स्रोत उनका अनुसूचियों का शक्ति का स्रोत अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल होते हैं। और अनुसूचियों में उन आर्टिकल्स के प्रोविजंस को एक्सप्लेन विशेष रूप से किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल से अतिरिक्त अनुसूचियाँ भी हैं जो उन अनुसूचियों को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाती हैं। इसलिए अनुसूची हमारे संविधान में बनाया गया। मूल रूप से हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ रखी गई थी, यानी जो हम लोग का मूल संविधान था, ओरिजिनल संविधान था, जो इंग्लिश और हिंदी में बने हुए थे, उसमें 8 शेड्यूल्स रखे गए। और वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि 92 तक देखेंगे 12 शेड्यूल्स बन गए हैं, जो 93 से इम्प्लीमेंट भी हो गया। तो इस प्रकार से 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हमारे पास हैं, जबकि ओरिजिनली 8 अनुसूचियाँ हम लोगों के पास थी। तो विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। हालांकि कुछ अनुसूचियों के लिए स्पेशल चैप्टर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, उसको स्पेशल चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, प्रोविजंस देखेंगे। लेकिन फिर भी बहुत हद तक प्रीलिम्स का क्वेश्चन पकड़ लेंगे और मेंस के भी स्रोत वगैरह लिखने का आगे कि अनुसूचियों का स्रोत क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स में जो पहला शेड्यूल्स है, फर्स्ट शेड्यूल्स है, अनुसूची है पहला, वो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। वो बताता है, देखिए अपना स्रोत कहाँ से प्राप्त किया। आर्टिकल 1 और 4 से। आर्टिकल 1 में संघ और राज्य क्षेत्र हैं, तो यहाँ भी अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों के टेरिटरी के बारे में बात किया गया है। चेंजेज इन देयर बॉर्डर्स, उनके सीमा में परिवर्तन, लॉ यूज्ड टू मेक दैट चेंज, और चेंज करने का क्या नियम है, तो डिटेल्स में अनुसूची में बताया गया है। तो यहाँ पर संघ और राज्य क्षेत्रों के निर्धारण के बारे में दिया गया है। तो ये हम लोग समझ पा रहे हैं इंडियन स्टेट्स के बारे में, इंडियन का स्टेट्स के बारे में, और संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी के बारे में, उनका अपना कहाँ का बॉर्डर है, उसके बारे में इसमें विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है। और इससे आर्टिकल 1 और 4 संबंधित होते हैं। तो ये टेरिटोरियल बाउंड्री के बारे में बताता है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। तो ये अनुसूची 1 से होता है। सेकेंड अनुसूची में हम लोग देखते हैं यहाँ लिस्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स, यानी ये पब्लिक ऑफिसर्स, जज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस थे, पब्लिक ऑफिसर्स थे, लोग अधिकारी जो हैं उनके वेतन के बारे में इस अनुसूची से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके सैलरी के बारे में यहाँ डिटेल जानकारी दी गई है, जिनका स्रोत आप देखेंगे 59(3) भी है। आर्टिकल 59(3) से हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता के बारे में बताया गया है, वहीं से इसको अनुसूची में एक्सप्लेन थोड़ा किया गया है 59(3) से। इसी प्रकार से आप 65(3) में वाइस प्रेसिडेंट का वेतन और भत्ता के बारे में हम लोगों को सेकेंड शेड्यूल में एक्सप्लेन किया गया है। ये सब यहाँ से पावर ले रहा है। शेड्यूल 3 आर्टिकल से पावर लिया गया है, इसीलिए इन आर्टिकल्स के बारे में यहाँ लिखा रहा है कि ये आर्टिकल से जुड़े हुए हैं, वहीं से ये शक्ति का स्रोत प्राप्त कर रहा है। 75(6) 75(6) में
कि जो संघ यानी सेंट्रल लेवल पर जो मंत्री लोग होते हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में चर्चा किया गया है। 97 में लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा का आप देखेंगे उसमें जो वाइस स्पीकर होता है, उपाध्यक्ष, या इसी प्रकार से राज्यसभा का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इन लोगों के 97 में इन चारों लोगों का वेतन और भत्ता चर्चा है। इसी प्रकार से 125 में आप देखेंगे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन भत्ते हैं। इसी प्रकार 148 में कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल का वेतन और भत्ता का उल्लेख है। 158 में 158 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर राज्यपाल का वेतन और भत्ता है, गवर्नर का, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं। इसी प्रकार से 164 में जो स्टेट्स के जो मिनिस्टर्स हैं राज्य के, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली वाले मिनिस्टर जो हैं उनके वेतन और भत्ते का उल्लेख 164 में मिलता है। इसी प्रकार से 186 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली या मान लीजिए उस स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो तो उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों हाउसेस के स्पीकर और वाइस स्पीकर और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को वेतन और भत्ता के बारे में बताया जाता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 221 जो है ये हाई कोर्ट के जजेस के वेतन और भत्ता के बारे में बताता है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कितने अधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में प्रोविजंस दिया गया। ये इन अनुसूची में जो इनका हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा किया है, इनका ये स्रोत है, आर्टिकल्स स्रोत होते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए तीसरा जो अनुसूची है, शेड्यूल 3rd शेड्यूल जो है, तो इसमें ओथ के बारे में दिया गया, शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में, जो कि प्राय आप देखेंगे इसमें पद का शपथ लेते हैं। पद और सेक्रेसी का शपथ लिया जाता है, अपने ऑफिस का और सेक्रेसी का। तो इस प्रकार से पद और गोपनीयता, जिसको सेक्रेसी हम लोग कहते हैं, पद और गोपनीयता दोनों की शपथ ऑफिसर्स के द्वारा लिया जाता है। इलेक्टेड ऑफिशियल लेते हैं। जजेस का भी है यहाँ, जैसे आप 75 में देखेंगे मंत्री लोगों के शपथ के बारे में है। जो संघ यानी केंद्र सरकार के जो मंत्री बनते हैं वो 75 के द्वारा अपना शपथ लेते हैं, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो। इसी प्रकार से 99 को हम लोग देख रहे हैं, इसमें 99 में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं तो उनका सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 99 में सदस्यों के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख कर रहा है। इसी प्रकार से 124(6) में सुप्रीम कोर्ट के जज का शपथ और प्रतिज्ञान दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें 148(2) ये कैग के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख करता है। 164(3) यहाँ देखेंगे, यहाँ 164(3) में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर स्टेट्स के मंत्री लोगों का शपथ प्रतिज्ञान। इसी प्रकार से आप देख लीजिए 188 में स्टेट गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, तो उनके बारे में 188 में उनके लिए ओथ और सेक्रेसी लिया जाता है। और 219 में हम देखेंगे हाई कोर्ट के जजेस के ओथ और सेक्रेसी का बात किया गया है। यहाँ पर ओथ के बारे में हाई कोर्ट के जज का 219 में उल्लेख किया गया है। तो
इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें गवर्नर नहीं दिख रहा है, न ही प्रेसिडेंट दिख रहा है, न ही वाइस प्रेसिडेंट दिख रहा है। तो इनके लिए यहाँ कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इनका मूल रूप से आधार आर्टिकल ही है। तो जो वहाँ पर आर्टिकल दिया गया है शपथ और प्रतिज्ञा, वही गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए उसको शेड्यूल में नहीं रखा गया है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि उनके लिए स्पेशली शेड्यूल में नहीं लेकर आया गया, एक्सप्लेन किया गया, उनका आर्टिकल ही सफिशिएंट मान लिया गया। और राष्ट्रपति थोड़ा सा अलग है भी, शपथ और प्रतिज्ञा प्रेसिडेंट के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो इसका शपथ और प्रतिज्ञा थोड़ा अलग है। वो संविधान का पालन कराने का भी शपथ लेता है। तो देखेंगे हम लोग संरक्षण करने का भी, प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्शन करता है, तो डिफेंड भी करता है। 3 शब्द है वहाँ पर प्रेसिडेंट में, प्रिजर्व, प्रोटेक्शन एंड डिफेंड। तो ये प्रेसिडेंट का जो ओथ है वो थोड़ा सा हम लोग प्रेसिडेंट के चैप्टर में देखेंगे। लेकिन ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, यहाँ शपथ और प्रतिज्ञा में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर का नहीं किया। तो ये ध्यान देने की बात है यहाँ पर। इसी प्रकार से आप देखेंगे शेड्यूल नंबर 4 में यहाँ राज्यसभा में सीटों का विवरण है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे ही राज्यसभा का नाम आ जाता है तो आर्टिकल 4(1) भी आ जाता है, क्योंकि उसमें प्रथम तथा चतुर्थ अनुसूची में संशोधन की बात आ जाती है। तो आप आर्टिकल 4(1) में भी आप पॉइंट्स देखेंगे, वहीं से वो स्रोत प्राप्त कर लेता है। तुरंत चतुर्थ अनुसूची में आपको संशोधन करना पड़ेगा। तो ये सब बात हम लोग देख ले रहे हैं। या 80(2) में इसी प्रकार से हम लोगों को चेंज करना पड़ता है, राज्यसभा की सीटों के आवंटन के संदर्भ में 80(2) में भी हम लोग को चेंज करना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारी 5th शेड्यूल, इसको हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। 5वां में जो है यहाँ पर देखेंगे शेड्यूल एरिया जो होता है, अनुसूची क्षेत्र होता है, जिसको राष्ट्रपति आइडेंटिफाई कर लेते हैं। गवर्नर से कंसर्न कर स्टेट में गवर्नर जो होता है उससे कंसर्न कर उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जहाँ ट्राइबल डोमिनेटेड हो, इकोनॉमिकली वीकनेस हो, तो उसके आधार है, 4 आधारों पर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति के पास ये अथॉरिटी है कि वो आइडेंटिफाई करें, जिसमें आप देखेंगे कि ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा हो, वहाँ पर एरिया का कम्पैक्टनेस, रीजनेबल साइज भी मायने रखता है। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ज़्यादा हो वहाँ पर, तो ऐसे एरियाज को, ऐसे ट्राइबल एरियाज को प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर लेते हैं और वहाँ पर सीधे प्रेसिडेंट और गवर्नर के थ्रू डायरेक्ट उनका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना लिया जाता है। उसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना लेते हैं ट्राइबल्स का, और डायरेक्ट गवर्न वहाँ पर जितने भी उनके लिए असिस्टेंस आते हैं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, डायरेक्ट उनको इम्प्लीमेंट गवर्नर के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर एक स्वायत्ता टाइप का उनको ट्राइबल्स के एरियाज के लिए मिला हुआ है विद इन द स्टेट्स। इसको हम लोग अलग से चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ जानकारी की बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। और ये शेड्यूल 5 नंबर का जो शेड्यूल है वो लॉन्गेस्ट शेड्यूल भी कहा जाता है, सबसे विशालकाय है शेड्यूल है, अनुसूची है। तो ये बातें हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से आप आइए 6 में भी आप देखेंगे शेड्यूल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज की बात है। स्पेशली इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए प्रोविजन किए गए हैं, जिसका स्रोत 244(2) है। 275 भी इससे कोरिलेटेड है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शेड्यूल 244(1) से रिमेन इंडिया का है, और इसमें 4 स्टेट्स का, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो ये दोनों को हम लोग 5वां और 6वां को अलग से एक चैप्टर बनाकर डिटेल्स में इसका स्टडी करेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे 7th शेड्यूल, जो 7वां शेड्यूल है, उसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 100 सूची सेंट्रल में वर्तमान में है, 61 राज्य सूची में है, 52 समवर्ती सूची में, और इनका जो स्रोत है आर्टिकल 246। तो 246 में वहाँ से इनको वहाँ डिटरमाइन किया गया है। और यहाँ से 7th शेड्यूल में
उनके वर्क को डिवाइड किया गया है कि कहाँ पर सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पर बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट कहाँ पर बनाएगी, समवर्ती में दो कानून बनाते हैं। तो इसका डिटेल्स वहाँ के ग्राहक संबंध में भी आपको मिलेगा और स्पेशली इनके लिए सेल्स शेड्यूल्स में प्रोविजंस किए गए हैं। 8वां शेड्यूल में हम लोग देख रहे हैं 344 रिलेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, राजकीय भाषा। तो इसमें मूल संविधान जो हम लोग का था, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। तो 14 भाषाओं के बाद अभी आप देख रहे हैं कि भाषा की संख्या बढ़ गई और अभी हम लोग वर्तमान में अगर देखें तो 22 भाषाओं का चर्चा है शेड्यूल नंबर 1 में। और 22 भाषाएं जो हैं वह ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे सरकार की। और इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से वो विकास किया। तो अगर हम लोग इस पर विकास पर ध्यान दें तो देखेंगे आपको सबसे पहले 14 ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद 15वां जो बना वो सिंधी था, जो कि 21st अमेंडमेंट के द्वारा 1967 में जोड़ा गया। तो 21st अमेंडमेंट यानी 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में हिंदी भाषा को लाया गया। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 और भाषा कोंकण, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ लिया गया। तो 1992 में हम लोग ये देख रहे हैं कि 3 और लैंग्वेज बढ़ गए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी हम लोग जानते हैं गोवा के क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहाँ पर कोंकणी है। इसी प्रकार से मणिपुरी जो मणिपुर में बुलाई जाता है, नेपाली काफ़ी डोमिनेंट सिक्किम वगैरह एरियाज में डोमिनेंट रूप से बोला जाता है। वैसे बिहार के तराई बेल्ट वगैरह में भी नेपाली बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट में भी बोलते हैं कुछ लोग नेपाली। इसी प्रकार से आप देखेंगे 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 और लैंग्वेज, बोडो जो असम की लैंग्वेज है, डोगरी जम्मू कश्मीर की है, मैथिली जो बिहार की है और संथाली जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में कुछ हद तक बोली जाती है। तो ये 4 भाषा और जोड़ लिया गया 2003 में 92वां अमेंडमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं 22 भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया है, जिसका स्रोत आप देख रहे हैं 344(1) है, आर्टिकल नंबर 344(1). प्रेसिडेंट ने पहले जब संविधान बना तो बताया कि 5 साल के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की मीटिंग होगी और बाद में 5 साल के बाद पहले दूसरी बार से 10 साल कर दिया जाए कि हर 10 साल के बाद सभी भाषाओं के रिप्रेजेंटेटिव इसमें भाग लेंगे और सभी लैंग्वेज को बढ़ावा देने की भी बात होगी। हिंदी को विशेष रूप से होगी, लेकिन हिंदी को ऐसा विकास में प्रश्रय नहीं करना है कि दूसरे लैंग्वेज को हम लोग सप्रेस कर दें, ऐसा विकास के बाद नहीं किया गया है। 351 में भी हिंदी भाषा का विकास है, लेकिन हिंदी भाषा का विकास इसलिए करने की बात की गई है जिससे पूरे भारत में एक कल्चरल इंटीग्रेशन आवे। लेकिन ये कल्चरल इंटीग्रेशन लाने में ये बहुत प्रावधान है कि दूसरे लैंग्वेज को कहीं से सप्रेस न किया जाए या उसको किसी प्रकार से दिक्कत न हो, उसको प्रचारित होने में या चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों को यहाँ ध्यान देना है। 8वां में 9th में देखेंगे वैलिडेशन ऑफ द सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है, यानी यहाँ विधियों का विधि मान्यीकरण है। जरूरत पड़ गई बहुत जल्दी इसकी, पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा 31A और 31B, यहाँ 31B लिखे हैं, 31A भी इसी के साथ साथ है, तुरंत लाया गया। देखा गया कि सरकार को कुछ काम करने के लिए उसके लिए तुरंत कानून बनाना पड़ेगा और जो कानून बना रहा है इससे हो सकता है कि ह्यूमन राइट्स किसी का दिक्कत हो, ऑब्जेक्शन हो, इसलिए इसके लिए एक अलग से प्रावधान बनाया गया। जैसे मान लीजिए जमींदारी प्रथा समाप्त करना है तो उसमें कुछ सरकार जमीन कैप्चर करेगा, लेगा और फिर वो गरीबों में बांटेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए उसको एक नया कानून की जरूरत पड़ गई, क्योंकि कुछ न
किसी न किसी का राइट एवोल्यूशन होगा। तो राजीव ने उसके लिए एक अलग से 31A और 31B में प्रावधान कर लिया, और उस 31A और 31B में डाल देने से नए कानून जो बनते हैं उसको डाल देने से वह जुडिशियल रिव्यू से बच जाता। तो केशवानंद भारती केस 1973 तक वो बचता रहा, लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद 24 अप्रैल 1973 से अब उस पर भी जुडिशियल रिव्यू होने शुरू हो गए। और विशेष रूप से इसमें हम लोग देखेंगे कि 2007 में जाकर इसमें कुछ चेंज हुआ। सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय जज थे योगेश सभरवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्होंने बताया 11 जनवरी 2007 को कि जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर 9वीं अनुसूची में डाल भी दिया जा रहा है तो जुडिशियल रिव्यू से बच नहीं सकेगा, क्योंकि इसका ड्राबैक लेकर 268 उसमें शेड्यूल डाल दिए गए। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 268 उसमें शेड्यूल नहीं, 268 विधान डाल दिया गया, 268 इशूज डाल दिया गया, 268 इशूज इसमें डाल दिए गए। और डाल देने से जैसे तमिलनाडु का आरक्षण वाला केस ज़्यादा इस पर मुद्दा बन गया, या आप देखेंगे 2007 के समय सेज वगैरह का मुद्दा जमीन अधिग्रहण के संदर्भ में 9वीं अनुसूची में डालकर लोग बचने का प्रयास किए, सरकार बचने की प्रयास की। तो उसी सेंस में 2007 में 11 जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि 80B में डाल देने से या 9वीं अनुसूची में डाल देने से जुडिशली रिव्यू से बच नहीं पाएगा। मीन्स इसमें हम लोग को ये याद रखना है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले जितने भी इशूज 9वीं अनुसूची में डाला गया है वो अंडर द जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू उनका होगा। तो ये न्यायिक समीक्षा से भी रिलेटेड है, यानी क्योंकि ये 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से बचने का प्रावधान किया गया था ताकि देश अपने ज्वलंत मुद्दा को पूरा कर सके, लेकिन ड्राबैक बहुत सारे निकल के आ गए, जिससे कि बाद में इसका एक्सप्लेनेशन बदल गया। और केशवानंद भारती केस 1973 इसको एक निर्णायक मोड़ दे दिया, और ये अंडर जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9वीं अनुसूची आ गया है। इसके उद्देश्य से बनाया गया था कि इसमें इशूज़ को डाल देंगे तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन वो भी अंडर जुडिशियल रिव्यू है। अंडर जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ गया है यदि वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, विशेषकर 14 का, 19 का, 20 का और 21 का, अगर वो इवैल्यूएशन कर रहा है तो उस पर हटाए जाने की बात है, उसको तो जुडिशियल रिव्यू की बात आती है। इसी प्रकार से देखेंगे एंटी डिफेक्शन प्रोविजन, इसके लिए जो दल बदल प्रोविजन है 1985 में राजीव गांधी के प्रयास से आ गए MP और MLA जो दल बदल लेते थे, तो इनके लिए हम लोग एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इनका स्रोत जान लेंगे। 102 और 191 इसके स्रोत हैं। 103 में उनको अयोग्यता ठहराने की बात भी है, जिसकी लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। 192 में विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके पास है। तो ये सब के स्रोत 102, 103, 191, 192 एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वहाँ से स्रोत प्राप्त करते हैं। पंचायती राज का आप देखेंगे तो इसमें अधिकार, कर्तव्य, शक्तियाँ 243G में हैं, और अधिकार, कर्तव्य, शक्तियों का चर्चा यहाँ पर किया गया है, जिसमें 29 विषय की बात है। तो 29 इशू पर पंचायती राज यानी जो रूरल गवर्नमेंट होते हैं कानून बनाते हैं। इसी प्रकार से 12 में आप देखेंगे ये 1993 में इनेक्ट कर दिया गया, 92 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा म्यूनिसिपैलिटीज को यानी अर्बन एरियाज के जो अर्बन में लोकल एरियाज होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रावधान 12वें शेड्यूल में किया गया, ये भी 1993 में इम्प्लीमेंट हो गया। और यहाँ भी नगर पालिका के अधिकार, कर्तव्य और शक्तियाँ
के बारे में चर्चा किया गया है जो 243 डब्ल्यू में आता है। तो इस तरह हम लोग ब्रीफ में यहाँ पर देख लिए हैं, क्योंकि इसको हम लोग अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा बल नहीं दिया। इस एंटी डिफेक्शन बिल को हम लोग एक चैप्टर बनाएंगे, पंचायती राज की कार्य शक्तियाँ एक चैप्टर बनाकर करेंगे। और यहाँ पर आप लोग जाने रहिए 73 अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में ये बना, 1993 में ये इनेक्टेड हो गया, लागू हो गया। म्यूनिसिपैलिटीज भी आप देख रहे हैं कि 1993 में इनेक्टेड हो गया। 74 अमेंडमेंट के द्वारा ये 1992 में आया था। तो इस तरह से इसका 18 विषय हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ लिए हैं कि डिफेक्शन बिल 102 और 103 191 192 से शुरू अपना आता है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन ये हम लोग समझ ही गए कि 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले जितने भी डाल दिए गए हैं वो जुडिशियली रिव्यू हो गए। तो इस प्रकार से हम लोग अनुसूचियों के स्रोत के बारे में स्टडी की, एक डिटेल जानकारी यहाँ पर देखें कि वेतन और भत्ता का किसका किसका उल्लेख है। शेड्यूल 2 में ओथ के बारे में, ये ओथ है, ओथ वो 2 प्रकार के ओथ लेते हैं, ऑफिस और सेक्रेटरी का। तो कौन कौन से उसके अंदर में आते हैं ये हम लोगों ने जाना। राज्यसभा के सीटों के बारे में चौथा में पढ़ा। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बारे में अलग से प्रावधान है। राष्ट्रपति गवर्नर से कंसर्न कर उसको राइट करता है किसी क्षेत्र को, किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आइडेंटिफाई कर लेने का। इसी प्रकार से 4 स्टेट में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में भी राइट्स है। उसके सारे आर्टिकल्स से मैंने स्रोत को रिप्रेजेंट किया है ताकि कभी एक्सप्लेनेशन में आ जाए कि अनुसूचियों का स्रोत को बताइए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। लेकिन अभी एंटी डिफेक्शन बिल पंचायती राज म्युनिसिपैलिटी इन लोगों को हम लोग अलग से चैप्टर में बना और ये 5th को और 6th को अलग से चैप्टर बना के पढ़ेंगे। बाकी हम लोगों ने वैलिडेशंस ऑफ विधि की विधि मान्यता के बारे में पढ़ ली है, A 21B से रिलेटेड है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में काफ़ी हद तक पढ़ ली है। 67 में हम लोग देखे 67 अमेंडमेंट के द्वारा कोंकणी भाषा पहले आ गया, फिर हम लोगों ने सिंधी आ गया, और फिर हम लोगों ने देखा कि कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी ये तीनों भाषाएं आ रहे हैं। उसके बाद बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी ये जोड़ लिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को समझ पाए, और अब मुझे उम्मीद है कि आप कोर्स बता दीजिएगा। थैंक यू।